नमस्कार। सरस्वती साइंस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अब तक हम 9 पाठों का अध्ययन कर चुके हैं और आज हम 11वें पाठ का अध्ययन करेंगे, क्योंकि आपका जो 10वां पाठ है वो अब की बार सिलेबस में से हटा दिया गया है। तो 11वां पाठ आपका है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। अब इसमें से भी जो ऊर्जा वाला पोर्शन है वो आपका हटाया हुआ है। तो इसमें हम क्या अध्ययन करेंगे, कार्य और शक्ति के बारे में और फिर विद्युत शक्ति के बारे में ये विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्य क्या होता है। तो कार्य, यदि हम कार्य देखें तो कार्य करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा की आवश्यकता आपकी किससे पूरी होती है, ऊर्जा आपके भोजन द्वारा पूर्ति होती है। यानी सजीव है उसमें तो भोजन द्वारा ऊर्जा मिलती है और फिर क्या किया जाता है, बल लगाया जाता है और बल लगाने के बाद में आपका क्या होता है, कार्य होता है। और यदि हम देखें मशीन है तो मशीन में किसके द्वारा, इंजन, मशीन का जो इंजन है उसमें ईंधन द्वारा क्या होता है, पूर्ति होती है उसमें ऊर्जा की और फिर वो कार्य करता है। अब हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में हम अनेक कार्य करते हैं, लेकिन यदि फिजिक्स की कार्य के बारे में बात करें तो फिजिक्स में क्या होता है कार्य, कि यदि आपने कार्य किया है तो उसमें क्या होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए। यदि विस्थापन कार्य में नहीं हुआ है तो वो कार्य नहीं माना जाएगा। जैसे हम देख सकते हैं, यदि किसी ने किसी सामान को उठाने के लिए एक जगह बहुत बार प्रयास किया लेकिन क्या हुआ, उससे वो जगह से नहीं हिली, तो क्या होगा, वो फिजिक्स के अंदर कार्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि कार्य क्या होगा, जीरो होगा। और यदि हम देखते हैं कि यदि किसी ने कार्य 1 किलो वजन लेके और 1 मीटर तक विस्थापन किया तो उसका कार्य माना जाएगा। यदि हम देखते हैं सीधा कार्य के रूप में, यदि आप देखते हो कि आप खेत गए घर से, तो खेत घर से यदि आप गए और वापस क्या हुआ कि वापस आए उसी रास्ते, तो कार्य आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपने विस्थापन नहीं किया है। विस्थापन होना जरूरी है कार्य के अंदर, तभी आपका कार्य माना जाता है। अब देखते हैं विस्तार से कि कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्य क्या होता है, किसके द्वारा इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो हम देखें तो कार्य में क्या होता है, बल लगाना पड़ता है आपको। कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आपको बल की आवश्यकता। तो बल द्वारा वस्तु की विरामावस्था में परिवर्तन करना या फिर गतिशील वस्तु में के वेग में क्या करना, परिवर्तन करना ही आपका क्या कहलाता है, कार्य यानी वर्क कहलाता है। क्या होता है कार्य, कि बल लगा के कार्य किसके द्वारा होगा, बल द्वारा होगा। हमारे शरीर में ऊर्जा होगी और उस ऊर्जा के द्वारा हम क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे, और तभी क्या होगा, आपका कार्य होगा। यानी बल द्वारा किसी वस्तु की विरामावस्था में परिवर्तन करना या फिर गतिशील वस्तु के वेग में क्या करना, परिवर्तन करना ही आपका क्या कहलाता है, कार्य यानी वर्क कहलाता है। और दूसरी यदि हम फिजिक्स के रूप में परिभाषित करें तो कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि बल, आपका जो कार्य है उसको किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, बल एवं, यानी फिजिक्स के रूप में कैसे, किसी बल एवं बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। क्या होता है कार्य, कि बल और बल की दिशा में विस्थापन किस दिशा में होना चाहिए, जहां बल लग रहा है उसी बल की दिशा में आपका क्या होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए, और उसका गुणनफल है उसी को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में क्या, विस्थापन। यानी कार्य को किस रूप में हम लिख सकते हैं, कार्य बराबर क्या होगा, बल गुणा बल की दिशा में क्या होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए। अब आपका ये विस्थापन क्या होता है, जैसे हम देखते हैं दूरी तो क्या होती है, दूरी तो सिद्ध, जो हम देख सकते हैं यहाँ से कोई व्यक्ति है वो जा रहा है तो उसका अनेक दिशा, ये क्या, इसने क्या कर ली, 100 मीटर दूरी तय कर ली मान लो। अब विस्थापन क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कितनी है, 100 मीटर है। अब यदि आप इसको तो हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे, लेकिन क्या होगा, अब विस्थापन यदि हम देखें तो सीधी यहाँ से यहाँ तक की जो सीधी लंबाई है, जैसे यहाँ तक क्या है, सीधी 50 मीटर ही है, तो ये क्या होगा, आपका विस्थापन होता है। अब देखते हैं आगे हम इसमें देखें तो इसको किस प्रकार इसको सूत्र के रूप में लिखते हैं। तो आपका जो विस्थापन कार्य है वो, यदि आपने क्या देखा कि ये कोई वस्तु है
और इसमें अब हम क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। बल लगाएंगे किस दिशा में, विस्थापन वाली दिशा में। जिधर ये क्या कर रहा है, विस्थापन कर रहा है, दूरी तय कर रहा है, विस्थापन कर रहा है, उस दिशा में यदि आप बल लगा रहे हो तो ये आपका क्या माना जाएगा, कार्य माना जाएगा। कैसे, W बराबर क्या हो जाएगा, बल यानी F के रूप में दर्शाते हैं और विस्थापन को, बल को F के रूप में और विस्थापन को S के रूप में। तो W बराबर क्या हो जाएगा आपका, F इंटू S हो जाएगा। ये क्या होगा आपका कार्य। अब यदि आगे हम देखें, ये तो क्या हो गया, सिंपल सा सीधा सा हम देख सकते हैं कार्य को इस प्रकार, यानी कार्य W के रूप में लिखते हैं, बल को F के रूप में और विस्थापन को S के रूप में। तो W बराबर F गुणा S। अब यदि दूसरी चीज़ हम देखें इसमें कार्य के अंदर, तो क्या होता है कि यदि आपने, कई बार क्या होता है, हम देखते हैं खिलौने वाली कारों में देखते हैं, या फिर क्या है कि कोई भी आपका जो ये वस्तु है और वस्तु को इस दिशा में यानी सीधा यदि विस्थापित न करके और इस ऊपर थीटा डिग्री बन रहा है कोण वाली दिशा में, इस थीटा डिग्री कोण वाली दिशा में क्या किया जाए, खींचा जाए। यदि मान लो कि ये कोई वस्तु है और इसको इस रूप में खींचा जाए, यानी सीधा न खींच के इस तल में न खींच के और सीधा यदि आप कोण बनाते हुए खींच रहे हो कोई वस्तु को, तो क्या होता है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसमें किस प्रकार हम कार्य को लिख सकते हैं, तो इसमें क्या होगा कार्य, इसमें कार्य लिखा जाएगा आपका W बराबर F कोस थीटा इंटू S, यानी W बराबर क्या लिख सकते हैं, FS कोस थीटा। यदि थीटा डिग्री कोण बन रहा है तो उसमें कौन सा सूत्र लगेगा आपका, W बराबर FS कोस थीटा। तो आपका ये कोस थीटा कहाँ से आया, यदि हम देखें आपका जो मैथ के आप सवाल करते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें इस प्रकार आप निकालते हो इसको, ये जो कोस थीटा आपका आता है इस प्रकार निकाला जाता है। तो इसमें क्या होता है, यदि आप थीटा डिग्री कोण बनाते हुए कोई भी वस्तु है उसको विस्थापित कर रहे हो तो इसके लिए आपका सूत्र लगेगा W बराबर FS कोस थीटा। ये आपको दूसरा याद रखना है। अब इसके बाद में देखें कि कार्य आपकी क्या है, एक अदिश राशि है। कार्य क्या है आपकी, एक अदिश राशि है। और कार्य अदिश क्यों है, यानी कोई दिशा नहीं होती है कार्य में ये कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। कार्य है तो कार्य के लिए अदिश ही है, कार्य अदिश राशि माना जाता है। तो कार्य एक अदिश राशि है और कार्य धनात्मक या क्या हो सकता है आपका, ऋणात्मक भी हो सकता है। यानी कार्य क्या हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। कैसे, अब देखें आगे कि किस प्रकार धनात्मक हो सकता है और किस प्रकार ऋणात्मक हो सकता है। यदि हम देखें कि कोई भी वस्तु है उसको जिस दिशा की ओर वो विस्थापित कर रही है उसी दिशा की ओर यदि आप फोर्स लगाए, बल लगाएं, तो क्या होगा, ये धनात्मक कार्य माना जाएगा। यदि आप जिस दिशा में वस्तु विस्थापित कर रही है, मान लो इस दिशा में विस्थापन कर रही है और आप क्या है विपरीत दिशा में उसके बल लगा रहे हो, तो कार्य क्या होगा आपका, ऋणात्मक होता है। अब देखते हैं किस प्रकार ऋणात्मक होता है, कैसे धनात्मक होता है। यदि हम पहली स्थिति देखें तो पहली स्थिति में क्या होगा कि बल की दिशा में ही विस्थापन हो रहा है, यानी जहां बल लग रहा है उस दिशा में ही विस्थापन हो रहा है। देखिए इस प्रकार ये कोई वस्तु है और इस दिशा में आपका विस्थापन कर रहा है और इसी दिशा में बल लग रहा है, तो ये आपका क्या किस प्रकार देखा जाएगा, इसमें जो आपका कोण बन रहा है, यानी ये कोई वस्तु है आपकी और इसी दिशा में आपका कोई कोण बन रहा है, तो कोण क्या होगा, 0 डिग्री भी बनेगा कोण, और 0 थीटा का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो आप जहां आप लिख रहे थे W बराबर FS कोस थीटा लिख रहे थे, तो थीटा का मान क्या हो गया, 0 हो गया। अब 0 मान यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि कोस थीटा का मान 0 लिखते हैं तो FS कोस 0 हो गया। अब कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। और जैसे ही एक मान इसके अंदर रखते हैं सूत्र के अंदर, यानी FS इंटू 1 लिखते हैं, तो आपका क्या हो जाता है, W बराबर क्या होगा, F इंटू S, यानी ये आपकी पहली स्थिति है धनात्मक वाली। अब देखते हैं आगे क्या होता है कि आपका जो कार्य है, आगे वाली स्थिति में हम देखें कि आपकी दूसरी जो स्थिति होगी उसमें देखते हैं, उसमें क्या होता है, आपका जो कार्य है वो क्या है, विपरीत दिशा में बल यदि आपका जो विस्थापन है वो इस दिशा में होना चाहिए था और आपका जो बल लग रहा है वो विपरीत दिशा में लग रहा है। जैसे ही विपरीत दिशा में आपका बल लगता है तो क्या होगा, 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। कितना डिग्री का कोण बन जाएगा, 180 डिग्री का।
जैसे ही 180 डिग्री का कोण बनेगा तो आप cos थीटा है, थीटा का मान कितना होगा 180 डिग्री रखेंगे, और 180 डिग्री जैसे ही रखते हैं तो cos 180 डिग्री का मान कितना होता है -1 होता है। ये आप मैथ में सवाल करते हो तो तब आपको देखते हो कि cos 180 डिग्री का मान कितना होता है -1 होता है। जैसे ही आप इस मान रखोगे इस सूत्र के अंदर तो क्या आएगा W बराबर -FS, यानी W बराबर -F इंटू S। तो आपका जो कार्य है वो किस में हो जाएगा ऋणात्मक। ऋणात्मक कब होता है जब विपरीत दिशा में बल लगता है तब आपका कार्य क्या होता है ऋणात्मक होता है। और यदि आप उसी दिशा में यानी विस्थापन की दिशा में ही बल लग रहा है तो क्या होगा आपका जो कार्य है वो क्या होगा धनात्मक होगा। अब आप आगे वाली स्थिति देखते हैं। ये तो आपकी सीधी सामान्य स्थिति हो गई। यदि आप देखें कई बार क्या होता है कि बल क्या क्षैतिज दिशा में थोड़ी लगता है, कई बार क्या होता है कि यदि आप ऊपर की दिशा में बल लगा रहे हो तो क्या होता है ये कोई आपकी वस्तु है और इसको आप यहाँ से यहाँ तक विस्थापित करा उठा रहे हो यहाँ तक, तो क्या है ऊंचाई आएगी h। अब देखते हैं कि इसको कैसे लिखते हैं। आपका जो द्रव्यमान है इसको क्या मानते हैं m मानते हैं, ऊंचाई क्या मानते हैं h मानते हैं। और जब आप ऊंचाई पर कोई वस्तु रखते हो या ऊंचाई पर कोई वस्तु को उठाते हो या गिराते हो तब क्या होता है कि वहां पर आपका गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है, यानी विपरीत दिशा में बल लग रहा है। यानी पृथ्वी के जब विपरीत दिशा में बल लग रहा है तो इसमें क्या होगा गुरुत्वीय त्वरण होगा। अब क्योंकि आपकी जो पृथ्वी है वो कौन से बल लगा रही है गुरुत्वीय बल लगा रही है, और जब इसकी विपरीत दिशा में बल लगता है तो वो कौन सा माना जाता है गुरुत्वीय त्वरण। इसको किससे लिखते हैं हम जी से लिखते हैं। अब देखते हैं कि कैसे लिखेंगे। आपका यदि इसको द्रव्यमान मान रहे हो भार है उसको F के रूप में मानते हैं, और वो उसको निकालने का सूत्र क्या है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण का मान यदि आप रखते हो तो लगभग कितना रखा जाता है जी का मान होता है गुरुत्वीय त्वरण का 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन क्या होता है इसको कई बार 10 भी माना जाता है। अब देखते हैं ये आगे आप सवाल करोगे तब आपको पता चलेगा। तो अब देखें कि इस दिशा यदि आप कोई वस्तु को उठा रहे हो गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की विपरीत दिशा के अंदर तो आपको कौन सा सूत्र कैसे ये सूत्र कैसे बनता है। बल आपने F के लिख दिया, बल बराबर क्या हो गया mg हो गया। क्यों कैसे आया ये यानी आपने बल को किसके रूप में माना भार के रूप में, और जब उसको निकालते हो तो द्रव्यमान इंटू क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है, यानी m इंटू जी। तो आपने बल बराबर क्या लिखा mg। और आपका दूसरा यदि आप देखें तो इस प्रकार आप जो विस्थापन है विस्थापन कहाँ ऊंचाई पर हो रहा है तो इसको h के रूप में लिख देंगे विस्थापन को। तो अब देखें अब जो आपका ये सूत्र बनना है वो क्या होगा कार्य बराबर क्या होगा बल गुणा विस्थापन। अब W बराबर क्या लिखोगे mgh। यानी यदि आप कोई वस्तु है उसको पृथ्वी की विपरीत दिशा में उठा रहे हो ऊंचा उठा रहे हो तब आपको जो बल लगाना है जो कार्य का जो सूत्र है वो क्या लगाना है W बराबर क्या लिखोगे mgh। और वो ये कहाँ से आया ये हमने देख लिया। अब देखते हैं आगे, ये सूत्र आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं आगे कार्य के मात्रक। कार्य के मात्रक किस प्रकार निकालते हैं। जो कार्य का जो मात्रक है वो कैसे निकालेंगे। कार्य का जो ज्ञात करने का सूत्र है आपका F इंटू एस है, सीधा सा हम देखते हैं। अब इसी से हम क्या निकालते हैं मात्रक, कोई भी मात्रक हो उसके जो सूत्र है उस सूत्र के हिसाब से ही मात्रक निकालते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है F इंटू एस से हम ज्ञात करते हैं कार्य को। तो F यानी बल है, तो बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है, और आपका जो विस्थापन है उसका मात्रक क्या होता है मीटर होता है। तो आपका कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन गुणा मीटर, यानी nm हो जाएगा। यदि आप इसको और लिखे विस्तार से तो क्या होगा जूल के रूप में दर्शा सकते हैं। तो कार्य का मात्रक क्या होता है न्यूटन गुणा मीटर या फिर जूल। ये कार्य का क्या होता है मात्रक। कई बार 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब देखते हैं आगे। अब यदि इसको और दूसरे रूप में लिखें तो यदि बल का मात्रक क्या होता है डाइन लेवें, बल का मात्रक कौन सा लेवे डाइन लेवे, तो क्या होगा विस्थापन का मात्रक किस में लेंगे फिर विस्थापन का मात्रक लेंगे सेंटीमीटर में लेंगे सेंटीमीटर में लेंगे। तो कैसे निकाला जाएगा डाइन इंटू क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, जो किसके बराबर होता है अर्ग के बराबर होता है। अब यदि हम देखें कि न्यूटन के बराबर अर्ग में कितनी मात्रा होती है अर्ग की, देखते हैं तो 1 न्यूटन बराबर कितना होता है 10⁵ डाइन होता है। 1 मीटर में कितना होता है
सेंटीमीटर कितना होता है 10 की स्क्वायर, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 10 की स्क्वायर हो गई। अब देखें जूल, यानी 1 जूल में कितना डाइन आपका जो अर्ग होता है वो कितना होता है, तो क्या होगा ये दोनों को लिख देंगे, यानी 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 2, दोनों को मिलाए तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 7 अर्ग। तो 1 जूल बराबर कितना होता है 10 की पावर 7 अर्ग होता है। ये आपका हमने देखा अलग अलग कार्य के मात्रक के रूप में। एक तो क्या होता है कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक होता है जूल यानी न्यूटन गुना मीटर, एक होता है डाइन गुना सेंटीमीटर यानी अर्ग, और अर्ग हमने देख लिया कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। ये देखा आपने कार्य का विस्तार से कि कार्य क्या होता है, किस रूप में हम कार्य को लिख सकते हैं। अब यदि आगे हम देखें, सवाल है वो आगे करेंगे। अब देखें इसमें कि शक्ति क्या होती है, कार्य को हमने देख लिया, अब शक्ति के बारे में देखेंगे। शक्ति यानी पावर। अब शक्ति के रूप में यदि आप देखो तो शक्ति को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। यदि दो व्यक्ति है, कौन, 2 व्यक्ति मान लो, चाहे 2 मशीनरी मान लो, उन दोनों के अंदर क्या होता है शक्ति के रूप में हम देखते हैं कि पहला जो व्यक्ति है वो क्या करता है, किसी भी वस्तु है उसको 10 सेकंड के अंदर ही क्या विस्थापित करता है यहाँ तक, और दूसरा जो व्यक्ति है वो क्या करता है इसी वस्तु को, सेम वस्तु का उतना ही भार है, उसको क्या करता है 15 सेकंड के अंदर यहाँ तक विस्थापित कर रहा है। तो अब यदि आपको कोई पूछे कि इसकी शक्ति किसका पावर है वो ज़्यादा है, यानी किसकी शक्ति ज़्यादा है, तो अब क्या बताओगे कि पहले वाले की शक्ति क्या है, ज़्यादा है। क्योंकि दोनों का सेम था वजन, और फिर दोनों की दूरी थी वो भी सेम थी, और लेकिन वो पहले पहुंचा रहे, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी शक्ति क्या है, ज़्यादा है। यदि आप मशीनरी के रूप में देखें तो ये पहली मशीन है, यह क्या करती है, इस वस्तु को सेम वजन है दोनों के अंदर, इस वस्तु को क्या कर रही है 15 सेकेंड में यहाँ रख रखी है, दोनों की ऊंचाई भी सेम है। और ये दूसरी वस्तु है, दूसरी जो मशीन है यह क्या कर रही है, इसको 30 सेकंड के अंदर ऊपर रख रही है। तो आपको कोई पूछे कि दोनों मशीनरी में जो आपकी जो शक्ति है वो किसकी ज़्यादा है, तो शक्ति किसकी ज़्यादा बताओगे, पहले वाले की, क्योंकि इसने 15 सेकंड के अंदर ही रख दिया, और ये उसी को भी 30 सेकंड, उसी में ही 30 सेकंड ले रही है, तो शक्ति ज़्यादा किसकी होगी, पहले वाली मशीनरी की होगी। अब देखें हम साइंस के रूप, यदि आप फिजिक्स के रूप में देखें इसकी परिभाषा, तो कैसे लिखोगे कि कार्य करने की आपकी दर है उसी को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर ही क्या है, शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अब शक्ति है वो भी कार्य की तरह ही क्या होता है, एक अदिश राशि है, शक्ति भी क्या है, अदिश राशि है। अब शक्ति को यदि आप ज्ञात करोगे तो क्या होगा, कार्य बटा समय। शक्ति को हम ज्ञात करें तो कार्य बटा समय, कितना कार्य कर रहा है और कितने समय में। अब यदि आप देखो इसको लिख सकते हो P बराबर W बटा T लिख सकते हो, और W है उस, यदि कार्य है हम देखते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, F इंटू एस होता है। अब आप यदि P को लिखें तो कैसे लिख सकते हो, P बराबर क्या होता है, P बराबर F इंटू एस। क्यों लिखा आपने, अब देखो ये जो आपका जो शक्ति का सूत्र क्या लिखा आपने, P बराबर W बटा T लिखा, और यदि हम देखें कि W है उसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, F इंटू एस के रूप में लिख सकते हैं। तो नया जो आपका सूत्र बना वो कैसे बना, P बराबर क्या हो गया, F इंटू एस बटा T हो गया। ये दूसरा आपका सूत्र बन गया, पहला सूत्र ये है, दूसरा इस प्रकार लिख सकते हैं। अब यदि और इसको डिफाइन करें और मॉडर्न के रूप में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, तो P बराबर आप क्या लिख सकते हो, P बराबर लिख सकते हो, यदि हम देखें कि जो आपका F है, जो आपका F S बटा T है वो किसके बराबर होता है, V के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, V के बराबर, यानी वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है। यानी वेग बराबर क्या होता है आपका, विस्थापन बटा समय होता है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, S बटा T। विस्थापन किसकी है, S से, समय को T से लिखते हैं। अब देखें इस सूत्र के अंदर यदि इसको रखें तो आपका यहाँ मान आ रहा है कि S बटा T आ रहा है, तो आप F को तो सेम लिख सकते हो, और S बटा T है इसकी जगह क्या लिख सकते हो, V लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि V बराबर क्या होता है, S बटा T। तो आपका दूसरा सूत्र क्या बन गया, P बराबर F इंटू V बन गया। अब ये 3 बन गए। अब चौथा आप यदि सूत्र के रूप में देखें तो आपका P बराबर क्या हो सकता है, यदि आप देखें तो F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है M इंटू A होता है। M क्या है, द्रव्यमान है, A क्या होता है त्वरण होता है। त्वरण क्या है,
त्वरण क्या है कि कोई भी कार्य जो आपकी कार्य कर रहा है उसमें क्या है, उसमें चेंज होता है। तो उस यदि कोई भी आपकी कार्य हो रहा है उसमें चेंज होता है, वही क्या होता है, त्वरण माना जाता है। यानी आपकी जो कार्य करने की दर है उसको धीमा या तेज वो करना है। ये जैसे हम देखते हैं स्पीड के रूप में यदि देखें तो कभी आपकी जो गाड़ी है वो तेज चल रही है और कभी धीमी चल रही है। अब ये तेज और धीमी है, ये क्या कहलाता है, आपका त्वरण कहलाता है। एक्सीलरेशन के रूप में आपको इसको लिखते हो। अब यदि हम इसको लिखें कि आपका P है, जो आपका F है, उस F बराबर क्या होता है, ma होता है, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब इसमें यदि आप F का मान रखो तो इस सूत्र के अंदर, तो P बराबर क्या हो सकता है आपका m इंटू A इंटू V, यानी P बराबर ma v। ये आपका 4 नंबर का सूत्र बन गया। अब आप यदि अलग अलग आप जब सवाल करोगे तो इसमें अलग अलग सूत्र के मान रख सकते हो आप। इस प्रकार हमने 4 सूत्र देखे। एक तो कौन सा, सबसे पहले हम देख रहा P बराबर W बटा T, यानी P यानी शक्ति, W क्या होता है, कार्य होता है, और T क्या होता है, समय होता है। अब यदि दूसरा सूत्र हमने निकाला, W का मान रख के निकाला, W बराबर क्या होता है, F हमने देखा, तो P बराबर F इंटू एस बटा T, 2 नंबर का ये बन गया। तीसरा हम यदि देखें तो P बराबर क्या हो सकता है, F इंटू V हो सकता है। V क्यों, क्योंकि V बराबर होता है S बटे T, जो आपका ये यहाँ पर दे रखा है। अब यदि आप आगे एक और अन्य देखें तो P बराबर क्या हो सकता है, P बराबर ma v हो सकता है। क्यों, क्योंकि F बराबर होता है आपका ma। अब इस प्रकार आपने अलग अलग सूत्र देखे और शक्ति की परिभाषा देखी, क्या होती है शक्ति। अब यदि हम आगे देखें तो शक्ति का मात्रक, कि शक्ति का मात्रक कैसे, जैसे हमने कार्य के मात्रक निकाले उसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, शक्ति के मात्रक निकालते हैं। देखते हैं इसमें शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय होता है। अब कार्य है उसका मात्रक क्या होता है, जूल, आपने देखा था। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। अब यदि हम इसका शक्ति का मात्रक लिखें तो क्या हो सकता है, जूल प्रति सेकंड हो सकता है। क्या हो सकता है, जूल प्रति सेकंड, या फिर जूल को जेल से लिखते हैं और सेकंड को ऐसे, जूल प्रति सेकंड हो गया। यदि और देखें आप तो जूल प्रति सेकंड इस प्रकार आप लिख सकते हो। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाट भी लिख सकते हैं। शक्ति का मात्रा और क्या लिख सकते हैं, वाट। क्यों लिखते हैं वाट, हम यदि देखते हैं कि भाप के इंजन की सबसे पहले खोज किसने की थी, जेम्स वाट ने की थी। उसी की याद में इसको शक्ति का मात्रा क्या रख दिया गया है, वाट भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति सेकंड, JS लिख सकते हैं, यानी जूल प्रति सेकंड, या फिर जूल प्रति सेकंड इस प्रकार लिख सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, वाट लिख सकते हैं। ये हो गए शक्ति के मात्रक। अब शक्ति के अन्य जो मात्रक है वो बड़े मात्रक के रूप में यदि पूछे आपको, यदि सीधा शक्ति का मात्रक पूछे तो आप जूल प्रति सेकंड लिख सकते हो, या फिर आपको लिख सकते हो वाट। यदि आपको पूछे कि वाट क्यों रखा है तो जेम्स वाट की याद में रखा गया इसका नाम वाट, शक्ति का मात्रक। यदि आपको पूछे कि शक्ति का अन्य बड़ा मात्रक कौन सा होता है, तो होता है अश्व शक्ति, जिसको हम क्या बोलते हैं, HP बोलते हैं। मोटरों पर लिखा होता है, जो विद्युत की मोटर होती है उस पर लिखा होता है HP के रूप में। यदि हम देखें कि एक HP बराबर कितना वाट होता है, तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट होता है। ये हमने क्या देखे, शक्ति के मात्रक के रूप में हमने देखे कि शक्ति के मात्रक क्या होता है और शक्ति को किस प्रकार लिख सकते हैं, अलग अलग हमने सूत्र देखे। अब यदि हम देखें कि एक अन्य है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर यानी बिजली। हम देखते हैं विद्युत शक्ति है, जो आपकी कूलर पंखे ये सभी चलते हैं विद्युत से चलते हैं, तो उसकी शक्ति के रूप में हम देखें तो क्या होता है, विद्युत शक्ति क्या होता है। विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी विद्युत ऊर्जा है, आपकी जो लाइट है उसका स्थानांतरण की दर है, वही क्या कहलाती है, आपकी शक्ति कहलाती है। कार्य करने की जो दर है वो तो क्या होती है, शक्ति होती है। अब विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की जो दर है वो क्या कहलाती है, आपकी शक्ति कहलाती है। अब विद्युत शक्ति को कैसे लिख सकते हैं, विद्युत शक्ति को उसी प्रकार लिखेंगे जिस प्रकार हम किसको लिखते हैं, शक्ति को। शक्ति को कैसे, कार्य बटा क्या होता है, समय होता है। विद्युत शक्ति में भी क्या होता है, कार्य बटा क्या होगा, समय होगा। यदि आप इसको लिखें तो किस प्रकार लिख सकते हो, P बराबर आप लिख सकते हो इसको Q इंटू V बट्टा क्या होगा, T होगा। Q क्या है यहाँ पर, Q यहाँ पर है आवेश, V क्या है, विभव है, और T क्या है यहाँ पर समय है।
तो आप इसको यदि और लिखे अलग से, एक तो सूत्र ये हो गया, P बराबर क्या होता है, Q इंटू वी बट्टा क्या होगा, T होगा। Q है आवेश, V विभव है और T क्या है, समय है। अब यदि आप इसको और अलग रूप से डिफाइन करें, अलग रूप से सूत्र लिखें तो क्या होगा, विद्युत धारा है जिसको हम किस रूप में लिखते हैं, I के रूप में। अब I बराबर क्या होता है, Q बटा T होता है। जैसे हम देखें यहाँ पर इस सूत्र के अंदर बन रहा है Q बटा T। अब Q बटा T है, इसका मान हम क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। तो देखो P बराबर क्या हो जाता है आपका, P बराबर हो जाता है I इंटू वी हो सकता है। ये आपका क्या है, दूसरा सूत्र बन सकता है। अब हम देखें विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक यदि आपको पूछे तो क्या होता है, वाट होता है विद्युत शक्ति का मात्रक। यदि आपको पूछे व्यवसायिक मात्रक क्या होता है इसका, तो व्यवसायिक यदि मात्रक पूछे तो होता है आपका, हम देखते हैं कि आपकी जो आपका बिजली का बिल आता है मीटर के अंदर हम देखते हैं तो यूनिट के रूप में देखते हैं। तो अब यूनिट क्या होता है, ये है आपका विद्युत शक्ति का व्यवसायिक मात्रक है यूनिट। अब देखते हैं यूनिट बराबर क्या होता है, एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट। एक यूनिट बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट। यदि हम देखें कि 1 किलोवाट बराबर कितना वाट होता है, 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट बराबर कितना वाट होता है, 1000 वाट। और यदि आप एच है, आपको एच आपका है जो हाउस है, घंटे के रूप में यदि देखें तो इसको हम लेंगे, यदि इसको हम लिखें तो किस रूप में लिखेंगे, 60 इंटू 60 के रूप में, क्योंकि एच बराबर घंटा है, इसको सेकंड में बदलेंगे। अब देखें तो इसमें कितना मान आ रहा है, 36। ये जो मान आ रहा है आपका, ये आपका आ रहा है 36 के आगे कितनी बिंदी जो आपके शून्य है वो आ रहे हैं 5 शून्य, यानी 36 लाख जूल। अब यदि इसको और यदि अलग से लिखें तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, यदि लिखें तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 के रूप में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 5 शून्य तो है और 1 शून्य क्या है, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया तो 10 की पावर कितनी लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। यानी 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल कितना, किसके बराबर, 1 यूनिट के बराबर होता है। अब यानी किस प्रकार है ये हमने लिखा कि आपका जो 1 यूनिट है वो किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट के बराबर होता है। और 1 किलोवाट का मान हमने क्या लिखा, 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, तो यहाँ पर लिख दिया हमने। और यदि हम देखें जो आपका हाउस है, या देखो किलोवाट को मान तो रख दिया हमने, 1000 वाट लिख दिया। यदि आप घंटे को लिखें तो सेकंड में लिखेंगे, तो सेकंड में लिखेंगे तो 60 को 60 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड के रूप में हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ गया, 36 लाख जूल आ गया। यदि आपको इसको और अलग से लिखें तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 लिख सकते हैं, 6 जूल लिख सकते हैं, जो किसका मान हो गया, आपका 1 यूनिट का मान होता है। इस प्रकार हमने अलग रूप से लिखे। अब यदि आप और देखें तो इसमें आपको किस प्रकार समझ सकते हैं हम, यानी आपका जो 1 किलोवाट होता है वो किसके बराबर होता है, 1000 वाट का। यानी आपके घर में यदि 1000 वाट का बल्ब यदि 1 घंटे तक उपयोग में लिया जाए तो क्या होता है, 1 यूनिट उपभोग होगा। यानी यदि आपका एक बल्ब कितने वाट का है, बल्ब के ऊपर लिखा होता है, यदि आपका 1000 वाट का बल्ब है, जिसको बोलते हैं हम 1 किलोवाट, उसका बल्ब यदि 1 घंटे तक आप जलाते हो तो क्या होता है, 1 यूनिट का ही उपभोग होगा। यानी 100 वाट के बल्ब को यदि 10 घंटे तक जलाते हैं तो कुल आपका जो विद्युत है वो कितना यूनिट खर्च होगा, 1 यूनिट। यानी आप यदि इसको निकाल सकते हो घरों में, या आपके जो बल्ब होते हैं उसमें देख सकते हो, उसके ऊपर लिखा होता है, कोई 1000 वाट, कोई 100 वाट का होता है, कोई 200 का होता है, 150 का होता है। उससे हम निकाल सकते हैं कि किस प्रकार बिजली को इसमें खर्च हो रही है, कितनी यूनिट हो रही है। तो कैसे निकालते हैं, आप पहले क्या है उस पर लिखा हुआ देखोगे कि कितना वाट लिखा हुआ है, फिर देखते हो कि उसको कितना घंटे तक जलाया जा रहा है। जैसे कोई एक 100 वाट का बल्ब है और उसको कितने घंटे तक जलाया हमने, 10 घंटे तक जलाया, तो आपकी जो कितनी यूनिट खर्च होगी, आपकी 1 यूनिट खर्च होगी। क्यों, क्योंकि आपका क्या आ रहा है, 1000 वाट आ रहा है इसका मान, 1000 वाट यानी किलोवाट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 1 यूनिट आ रहा है। इस प्रकार आप निकाल सकते हो। अब यदि हम देखें आगे हम निकालते हैं तो सवाल देखते हैं इसमें
अत्यंत सरल ही सवाल है, सीधा सा आपको मान ही रखना है। सिर्फ आपको ये जो आपको पीछे सूत्र बताए थे उसमें सिर्फ आपको मान ही रखना है। देखते हैं पहला सवाल क्या है। यदि सफ़र में जाते समय 12 किलोग्राम के एक थैले को धरती से उठाकर और 1.5 मीटर ऊपर अपनी पीठ पर रखते हो तो थैले पर किए गए कार्य की आपको क्या करनी है, गणना करनी है। अब यदि आप इसमें देखें कि हमें कौन सा सूत्र लगाए, कैसे पता चले हमें, तो आप सीधा सा देख सकते हो कि आपका जो द्रव्यमान है वो किस सूत्र के अंदर आ रहा है, यानी m किस सूत्र के अंदर आ रहा है। और यदि आप देखो तो आपका जो ऊंचाई है h किस में आ रहा है, और यदि आपको मान ये यहाँ पर और दे रखा है g का, तो g किसके अंदर आ रहा है। तो सीधा सा आपको जो सूत्र है वो सीधा सा बड़ा है mgh, और mgh वाला हम सूत्र निकाल सकते हैं, यानी कार्य की गणना करने के W बराबर mgh वाला सूत्र निकालते हैं। यानी यदि आप सीधा से देख लेना कि कोई भी वस्तु है वो ऊपर उठाई हुई है तो आपको यही सूत्र लगाना है W बराबर mgh वाला। और आपको g का मान है यदि नहीं दिया हो तो आपको कितना लेना है, 9.8 लेना है। यदि आपको दिया हो तो वो लेना है, या तो इसमें 10 लेते हैं या लेते हैं उसका 9.8 लेते हैं। अब देखो इसको कैसे हल करते हैं। सूत्र हमने पता चल गया कि कौन सा सूत्र लगाना है, सिर्फ मान ही रखना है आपको। थैले का द्रव्यमान कितना है, m का मान 12 किलोग्राम है, विस्थापन कितना हो रहा है, यानी h का मान कितना हो रहा है 1.5 मीटर। अब देखें तो कैसे करते हैं इसको हम सिर्फ सूत्र लगाना है आपको, W बराबर Fs, यानी ये सूत्र है वो इस रूप में हमने लिखा था W बराबर mgh। इसमें मान रखते हैं m का मान 12 है और आपका जो g है उसका मान दिया हुआ है 10 होता है, या फिर 9.8 लिखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि g का मान 10 रखना है तो 10 रख दिया, और गुणा आपको h का मान दिया हुआ है 1.5 मीटर। जैसे इसको आप हल करते हो तो कितना आता है 180 न्यूटन मीटर। अब यदि आप 180 सीधा लिखते हो तो आपका गलत हो जाता है सवाल, इसलिए अंदर आपको इकाई जरूर लिखनी है इसमें, या तो nm यानी न्यूटन प्रति मीटर न्यूटन मीटर लिख सकते हो, या फिर क्या लिखना है 180 जे लिख सकते हो, या जूल लिख सकते हो। इस प्रकार हमने निकाला कि थैले पर किया गया कार्य कितना होता है 180 जूल। ये आपने पहला सवाल किया, अत्यंत सरल है, सीधा सा आपको मान ही रखना है। यदि आप दूसरा और देखें कि एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है कि रस्सी क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और इस वस्तु को 20 मीटर तक ले जाने में कार्य की गणना करनी है आपको। अब देखें कि आपको यहाँ पर सीधा सा ही देखते ही आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर एक दे रखा है, आपको बल दे रखा है, F का मान दे रखा है 5 न्यूटन दे रखा है। कितना न्यूटन दे रखा है 5 न्यूटन दे रखा है। और आपको दे रखा है थीटा का मान दे रखा है कितना डिग्री 30 डिग्री दे रखा है। और क्या दे रखा है आपको वस्तु कितनी दूरी पर ले जानी है, विस्थापन दे रखा है आपको 20 मीटर। अब यदि आप देखें तो इसको कैसे लिखेंगे, और यहाँ पर नीचे साथ में लिखा हुआ है सवाल के अंदर कि आपको कोस 30 डिग्री है उसका मान कितना लेना है, आपको 0.866 लेना है, या फिर कोस 30 डिग्री का मान कितना लिख सकते हो √3/2 लिख सकते हो। अब यदि इसको आप करते हो तो कैसे करेंगे हम इसको, तो पहले हम देखेंगे क्या क्या दिया हुआ हमें दे रखा है F बराबर कितना दे रखा है 5 न्यूटन दे रखा है, बल दे रखा है 5 न्यूटन, विस्थापन दे रखा है आपको 20 मीटर दे रखा है S का मान, और बल का विस्थापन से कोण कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है, और कार्य कितना दे रखा है। आपको कार्य ज्ञात कैसे करते हैं हम इसको, ये सूत्र लगेगा आपका F × S cos थीटा, जो हमने पहले देखा था सवाल, पहले हमने जब कार्य को डिफाइन किया था उसमें हमने ये सूत्र देखा था कि कौन सा लगाना है आपको F × S cos थीटा। अब cos थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है, थीटा का मान 30 डिग्री दे रखा है, F का मान आपका कितना है 5, और आपका जो S है विस्थापन उसका कितना दे रखा है 20 मीटर दे रखा है, cos थीटा है उसका मान कितना दे रखा है cos थीटा का मान दे रखा है आपको 30 डिग्री। अब cos 30 है उसका मान आपको दे रखा है इस सवाल में, यदि नहीं दिया हो तो भी आप सारणी के माध्यम से कर सकते हो जो आप मैथ में करते हो सवाल। अब इसमें कितना होता है cos 30 डिग्री का मान, या तो लिख सकते हो √3/2, या फिर इसको डिफाइन करके अलग से करके आप 0.6866 लिख सकते हो। अब जैसे इसको मान को रखते हैं हम तो हल करते हैं तो इसका मान कितना आता है 86.6 जूल आता है। ये आप इस प्रकार कर सकते हो, सीधा सा सरल है। यदि आप इसको करते हो तो आप सरल सीधा सा कर सकते हो। आगे यदि हम देखें
तो आगे एक और सवाल करते हैं कि यदि आप देखते हो कि 60 किलोग्राम का एक व्यक्ति है, यानी एक 60 किलोग्राम का व्यक्ति 30 सेकंड में 5 मीटर ऊंचाई तक जाता है। व्यक्ति द्वारा उपयोग की गई शक्ति ज्ञात करनी है आपको। क्या ज्ञात करनी है? शक्ति। तो शक्ति ज्ञात करने का सूत्र देखते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें भी जी का मान होगा। अब देखो इसमें क्या दे रखा है आपको, 60 किलोग्राम का व्यक्ति है और 30 सेकंड समय का मान दे रखा है आपको, और कितने में 5 मीटर ऊंचाई तक जाता है, यानी ऊंचाई पर जा रहा है। तो क्या लगेगा? गुरुत्व त्वरण वाला सूत्र लगेगा शक्ति का। देखते हैं कैसे लगा सकते हैं इसमें। तो शक्ति है, तो पहले देखते हैं क्या दिया हुआ इसमें दे रखा है आपको द्रव्यमान कितना दे रखा है। द्रव्यमान दे रखा है आपको 60, m का मान है 60 किलोग्राम का व्यक्ति है। तय की गई दूरी कितनी है? 5 मीटर है। समय कितना लग रहा है? 30 सेकंड लग रहा है। अब आप शक्ति का यदि सूत्र लगाते हो तो शक्ति का सूत्र हमें पता है क्या है। शक्ति का सूत्र होता है P बराबर W/T, यानी शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। यदि हम देखें इसमें आपको त्वरण काम में आ रहा है, गुरुत्वीय त्वरण, और ऊंचाई काम में आ रही है और द्रव्यमान काम में आ रहा है। तो आप देखिए हमने देखा था कि W बराबर क्या होता है? mgh। क्या होता है? mgh होता है। तो इसको, इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, mgh/T भी लिख सकते हैं, या फिर अलग मान रख के भी सीधा W का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इसमें m का मान कितना है? 60 है। g का मान 10 ले रहे हैं हम, गुरुत्वीय त्वरण। h कितना है? 5 मीटर ऊंचाई है, और समय कितना है? 30 सेकंड है। तो इसको जब हल करते हैं तो हमारा कितना आता है? 100 वाट। तो उसके द्वारा शक्ति कितनी लगाई गई है? 100 वाट का उपयोग किया गया है। ये हमने देखा। अब यदि और हम देखें, एक अलग और है कि सुरेश, एक दो सवाल है हम करते हैं, और आप जो बच जाए वो आप कर सकते हो, यदि नया आए तो पूछ सकते हो। सुरेश व रमेश एक 15 मीटर ऊंची पहाड़ी है, उस पर चढ़ते हैं। रमेश का कार्य 19 सेकंड में पूरा हो जाता है, जबकि सुरेश का पहाड़ी पर 15 सेकंड में ही पहुंच जाता है। यानी एक को तो, रमेश को तो 19 सेकंड लग रहा है, सुरेश को पहाड़ी पर चढ़ने में 15 सेकंड लग रहा है। ऊंचाई दोनों की एक जितनी है। दोनों में से प्रत्येक का वजन है वो 38 किलोग्राम है। तो उसके द्वारा वे की गई शक्ति को ज्ञात करना है आपको। तो शक्ति ज्ञात करेंगे। तो अब जो पहले वाला जो सवाल किया था उसी आधार पर ये है, दोनों का अलग अलग मान निकालेंगे, सुरेश का अलग निकालेंगे और रमेश का अलग। अब पहले निकालते हैं सुरेश का, कि सुरेश के द्वारा जो आप शक्ति तय की गई शक्ति है वो कितनी लगी है सुरेश के द्वारा। तो देखते हैं इसमें कैसे निकालते हैं। तो इसमें हम देखें कि सुरेश है, सुरेश का भार कितना है? सुरेश का भार हमने देखा, भार कैसे निकालते हैं? mg से। यानी सुरेश है, सुरेश जो 38 किलोग्राम का है, और जो आपका उसका जब भी ऊंचाई पर कोई हमने पहले ही बताया था कि जब भी पृथ्वी के विपरीत कोई भी चीज़ रखते हो या कोई भी भार लेते हो तो उसमें क्या लगता है? गुरुत्वीय त्वरण लगता है। तो 38 किलोग्राम का है, और इसमें जी का मान कितना लिख दिया हमने? 10 लिख दिया, या तो 9.8 लिखते हैं या 10 लिखते हैं। तो कितना आता है? 380 न्यूटन आता है। यानी सुरेश का भार कितना है? 380 न्यूटन है। ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर। समय कितना है? 15 सेकंड है। तो जैसे ही शक्ति का मान निकालते हैं P बराबर W/T, W का मान हम निकाल सकते हैं mgh से। तो mgh/T। अब इसमें मान जैसे ही रखते हैं, तो जैसे ही हम मान रखते हैं तो mg का मान हमने निकाल लिया था, या फिर अलग अलग भी कर सकते हो, m का मान रखे और g का मान रखे, और फिर h है वो मान दे रखा है आपको 15 दे रखा है, बटा t का मान भी 15 दे रखा है। तो इसका जब हल करते हैं तब कितना आता है आपका? हल करने के बाद में आपका जो आता है वो 380 वाट आता है। क्यों? क्योंकि 15 से 15 हट जाते हैं और 380 वाट, यानी सुरेश के द्वारा जो तय की जो दूरी उसमें शक्ति लगी थी वो कितनी थी? 380 वाट। अब देखते हैं रमेश के द्वारा। तो रमेश के द्वारा वे की जो शक्ति है वो क्या होगा? वो उसी प्रकार हम देखते हैं कि जो m का मान है वो अलग भी रख सकते हैं और पहले भी निकाल सकते हैं। mg यानी m आपको दे रखा है 38 किलोग्राम, g कितना है? 10 है, 10 गुरुत्वीय त्वरण, और इसको 380 न्यूटन हो जाता है। यानी भार कितना है इसका? 380 न्यूटन। ऊंचाई 15 मीटर दे रखी थी। समय कितना लग रहा था? 19 सेकंड। अब शक्ति निकालते हैं तो P बराबर W/T, और W का मान हमने पहले से निकाल रखा है, हम निकाल सकते हैं, या
इसके सूत्र के अंदर भी रख सकते हैं। 380 कैसे आया इसमें, क्योंकि एक तो m का मान है इसमें और एक g का मान है, या अलग भी लिख सकते हैं, इसके साथ भी लिख सकते हैं। 380 इंटू 15/19, जैसे ही हम इसको निकालते हैं तो कितना आता है आपका 300 आता है, 300 वाट। तो किसके द्वारा ज़्यादा की शक्ति लगाई गई थी, तो रमेश के जो सुरेश है उसके द्वारा लगी थी कितनी 380, और रमेश के द्वारा कितनी लगी है 300 वाट लगी है। ये आपने सवाल किए। अब इसके बाद में एक और देखते हैं हम कि जो आपकी एक लिफ्ट है वो क्या करती है, 5 मिनट में 300 मीटर ऊंचाई पर पहुंच जाती है। 5 मिनट में कितनी पहुंचती है 300 मीटर ऊंचाई पर। यदि लिफ्ट व उसमें रखे सामान का द्रव्यमान कितना हो 1000 किलोग्राम हो, तो लिफ्ट के द्वारा किया गया कार्य और लिफ्ट की शक्ति ज्ञात करनी है आपको। सीधा सा है, पहले किया था वो उसी प्रकार का ये सवाल है। आपको क्या दे रखा है, द्रव्यमान कितना दे रखा है, m का मान दे रखा है 1000 किलोग्राम, ऊंचाई कितनी दे रखी है 300 मीटर दे रखी है, समय क्या दे रखा है 5 मीटर दे रखा है, इस मिनट दे रखी है। इसको सेकंड में बदलेंगे तो कितनी हो जाएगी, 5 को 60 से गुना कर देंगे तो 300 सेकंड आ जाएगा। अब देखते हैं कार्य की गणना कैसे करते हैं इसमें। तो आपको कार्य और शक्ति दोनों की गणना करनी है इसमें। तो पहले देखते हैं कार्य। तो कार्य W बराबर क्या होता है, हम यदि देखें कि कहीं पर कार्य ज्ञात करना है, यदि ऊंचाई पर जा रही है कोई वस्तु तो उसका कार्य कैसे ज्ञात करते हैं, mgs वाले सूत्र से। तो m का मान कितना दे रखा है आपको 1000 दे रखा है, g का मान गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान होता है आपको पता है 10, और इंटू 300 मीटर यानी 300 मिनट जो आपको ऊंचाई है। अब यदि आप इसको देखें हल करते हो तो इसका मान क्या आ जाता है, या तो आप सीधा ही लिख सकते हो इसको, या फिर लिख सकते हो इस प्रकार ज्ञात कर सकते हो। यानी 1000 है, 3 शून्य ये हो गया, चौथा ये हो गया, और 300 से जब भी गुणा करते हैं तो 2 इंटू यानी इसका कितना हो जाता है 3 शून्य और एक चौथा और 5 6, इस प्रकार ये इतना आता है आपका। और जब भी इसमें हम शक्ति ज्ञात करते हैं तो ये किसका मान है W का मान है, और या इस प्रकार भी लिख सकते हो, यानी 6, ये 6 इसका मतलब क्या है कि इसके आगे कितने शून्य है 6 शून्य है, ये लिख रखी है आपने। और जब भी हम करते हैं इसको P बराबर, ये किसका मान है, ये मान है आपका W का, कार्य हो रहा है इतना। अब जिससे शक्ति आपको ज्ञात करनी है तो शक्ति का सूत्र क्या है, P बराबर W/T है। W का मान हमने पहले से ज्ञात कर रखा है। आपकी जो शक्ति है जो टाइम है वो कितना है 300 सेकंड है। अब 300 सेकंड है तो 2 शून्य से 2 शून्य हट जाते हैं, तो आपका कितना आ जाता है, ये आ जाता है आपका 30,000 वाट आ जाता है। या फिर इसको 30,000 वाट सॉरी इसको 3 भी हट जाता है तो क्या आ जाता है आपका 10,000 वाट आ जाता है। या फिर इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो। ये आपने हल किया, जो अत्यंत क्या है सरल है। और जो सवाल बचे हैं उसको भी आप सूत्र के मान रख के ज्ञात कर सकते हो, इसमें कोई दोहराई वाली बात है नहीं। यदि आप इसमें से कोई भी सवाल नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। यदि कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हो। और आपका जो इसमें पोर्शन जो दिया हुआ है ऊर्जा वाला, वो एनर्जी वाला वो हटाया हुआ है। ये आपका 11वां चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको इस वीडियो में कोई पॉइंट नए समझ में आए तो पूछ सकते हो, और यदि समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।